आज हम लोग एशिया के बारे में पढ़ेंगे। एशिया के बारे में जैसे मैंने बताया था, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया के बारे में शुरू करते हैं। एशिया में सबसे पहले मुझे देखना है कि एशिया में क्या क्या चीज़ें हम पढ़नी है। तो सबसे बड़ा देश एशिया का रूसी है, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए महाद्वीप कौन कौन से हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो हम आपको बता दें, महाद्वीपों के क्रम में बड़े से छोटे की तरफ भी सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इतने महाद्वीपों को हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और हम एशिया से ही शुरुआत करेंगे। एशिया से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे रूस से। वैसे लेकिन हम लोग जानते हैं रूस को इसमें यूरोप के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र इसका एशिया के अंतर्गत ही आता है। ये यूरोप और एशिया दोनों में स्थित होने के कारण इसे यूरेशियाई देश के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी जो मस्कावा नदी के किनारे। दरअसल रूस क्या है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसको देखने के लिए बहुत दुनिया भर से लोग आते हैं और इसके पूरे इस देश को 8 टाइम जोनों के अंतर्गत बांटा गया है। 8 टाइम जोन है इसके। सिर्फ भारत में एक ही टाइम जोन है 82.5 डिग्री, लेकिन रूस को काफी ज्यादा इसका अक्षांशीय विस्तार होने की वजह से इसको 8 टाइम जोन में बांटा गया। 8 टाइम जोन में रूस को हम पढ़ते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। सबसे बड़ा देश रूस ही है। किसी भी देश को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके किनारे किनारे कौन कौन से सागर वगैरह स्थित हैं। सबसे पहले हम जलराशियों के बारे में जानते हैं, कौन कौन से रूस के किनारे पे स्थित हैं। तो सबसे किनारे रूस के स्थित है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर एक ऐसा सागर है जो भूमि बाधित है, मतलब इसके चारों तरफ इसकी किसी दूसरे सागर से सीमा नहीं लगती, कोई जलराशि इसकी दूसरे सीमा नहीं लगती, इसलिए इसको भूमि बाधित सागर के नाम से भी जानते हैं, लैंड लॉक बोलते हैं। इसके बाद में काला सागर है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो बाल्टिक सागर है। जैसे आप यूरोप जब हम पढ़ाएंगे तो बाल्टिक सागर में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे बाल्टिक सागर के बारे में। यहीं पे सेंट पीटर्सबर्ग भी पड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग ये बाल्टिक सागर के बिल्कुल पास में स्थित है, सेंट पीटर्सबर्ग। इसके बाद में ऊपर देखेंगे तो कोला प्रायद्वीप दिख रहा है। कोला प्रायद्वीप की जो ये दिख रहा है कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं सफेद सागर या व्हाइट सी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो एक काला सागर है। याद रखिएगा, काला सागर नहीं है, काला सागर है, काला काला सागर। उसके आगे जब जाएंगे तब लेप्टस सागर पड़ता है, लेप्टस सागर। फिर उसके बाद में पूर्वी साइबेरियन सागर है। पूर्वी साइबेरियन सागर के बाद में फिर चुक्की सागर है। चुक्की सागर के फिर नीचे जाएंगे तो बेरिंग सागर है। आप लोग जानते होंगे चुक्की और बेरिंग के बीच में जो जलसंधि उसको हम क्या बोलते हैं? बेरिंग जलसंधि। यह चुक्की सागर और बेरिंग सागर को आपस में जोड़ने का काम करते हो। याद रखिएगा, ऊपर का जो पूरा महासागर है कौन सा? आर्कटिक महासागर है। नीचे के क्षेत्र में प्रशांत महासागर है। ये सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत, ऊपर की तरफ आर्कटिक। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बेरिंग जलसंधि कर रही है। किसको किसको जोड़ रही? चुक्की सागर और बेरिंग सागर को। और अलग किसको कर रही? दरअसल जो जल संधियां होती है वो उसमें दो जलराशियां आपस में जुड़ती हैं और दो भूखंड आपस में अलग होते हैं। तो भूखंड में अलग कौन कौन हो रहा है? ये तो ये उत्तर अमेरिका में देखिए अलास्का लिखा हुआ है। अलास्का उत्तर अमेरिका का हिस्सा है और यूएसए का भी हिस्सा है ही। तो और इस तरफ क्या है? एशिया है। मतलब एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करने का काम बेरिंग जलसंधि करती है, बेरिंग जलसंधि। और इस तरफ रूस है, उस तरफ अलास्का है। या यूएसए और रूस आ जाए तब भी बात वही होगी, ठीक है। उसके नीचे फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे ओखोस्टक सागर है, ओखोस्टक सागर। फिर उसके नीचे हम देखते हैं तो जापान सागर है। इसके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जापान पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो व्लादिवोस्टॉक की जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है, तो इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं। इसके बाद में दूसरी चीज दिमाग में आती है कि हम ये देखें कि कौन कौन सी यहाँ पे फेमस पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है यहाँ पे फेमस। तो पर्वत श्रेणियों में यूरोप की, बस यूरोप में या कहेंगे तो रूस में सिर्फ एक सबसे फेमस पर्वत श्रेणी जो सबसे फेमस है वो है कौन सी? यूराल। यूराल पर्वत सबसे फेमस यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नरोदनया है। नरोदनया ये दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, मतलब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सबसे पुराने जैसे भारत की अरावली है या नॉर्वे का जोलन पर्वत, तो सब इसी के उदाहरण है, मतलब पुरानी पर्वत श्रेणियां हैं।
यूराल पर्वत का एक्सटेंशन आगे आपको दिख रहा होगा, नोवाया जमेलिया लिखा हुआ है। ये वही है जैसे हिमालय का एक्सटेंशन क्या है, अंडमान निकोबार है। उसी तरीके से यूराल पर्वत का एक्सटेंशन क्या है, नोवाया जमेलिया है, जो किसमें स्थित है, आर्कटिक महासागर में स्थित है। नोवाया और जमेलिया मतलब कि एक जमाने में यूराल पर्वत बहुत बड़ा था, लेकिन इसका धीरे धीरे क्या हुआ, अवशिष्ट पर्वत के रूप में बच गया है। मतलब इसका क्या हुआ, आप कह सकते हैं एक प्रकार से अपरदन होना शुरू हुआ, इसका अपरदन होता चला गया, फिर बहुत छोटा बच गया। मतलब ये अवशिष्ट पर्वत है, बहुत बीच बीच में ब्लॉकेज है, आप आर पार जा भी सकते हैं इसके। और उसके क्योंकि इसके आगे में बीच में कुछ हिस्सा समुद्र के नीचे दब गया था, और लेकिन कुछ हिस्सा बाद में द्वीपीय के तौर पर निकला, तो नोवाया जमेलिया के नाम से जाना जाने लगा, नोवाया जमेलिया। तो बीच में इसका है क्योंकि ये अंदर की तरफ आर्कटिक महासागर में नीचे कुछ हिस्सा दबा हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो भारत में भी हिमालय का कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी में नीचे दबा हुआ, फिर आगे चल करके फिर वो अंडमान निकोबार के रूप में बन गया। तो वही चीज यहाँ पे भी होती है। तो नोवाया जमेलिया किसका हिस्सा है, यूराल पर्वत का ही हिस्सा है। एक द्वीपीय द्वीप है, किसमें स्थित है, आर्कटिक महासागर में स्थित है यूराल पर्वत। फिर हम देखेंगे यहाँ पे और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। एक है वल्दाई पर्वत, वल्दाई पहाड़ी। वल्दाई पहाड़ी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी का उद्गम होता है, तो इसलिए ये वल्दाई पहाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि पूछा जाएगा कि वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वल्दाई पहाड़ी से होता है। लेकिन अधिकतर लोगों के दिमाग में यूराल पर्वत चलता है, लेकिन यूराल नहीं है, वल्दाई पहाड़ी है। उसके बाद में और हम पर्वत श्रेणियों में देखेंगे तो यहाँ पे पड़ती सयान पर्वतमाला, मतलब सयान पर्वत श्रेणी है ये मंगोलिया की सीमा से लगी हुई है। मतलब कि मंगोलिया, इस सयान पर्वतमाला को जैसे क्रॉस करेंगे तो हम मंगोलिया में चले जाएंगे, और ये बहुत ही ठंडी जगहों में से एक है सयान पर्वतमाला। और यहाँ की फेमस श्रेणी में बर्फोयांस की भी है, बर्फोयांस की बहुत ठंडी श्रेणी है, कोहिमा श्रेणी है। मतलब इतना याद रखेगा इसमें से कि कोहिमा श्रेणी, बर्फोयांस श्रेणी, सयान पर्वतमाला है कहाँ पे, ये सब है कहाँ पे, यूरोप का, सब रूस का ही हिस्सा है ये सभी। तो ये हल्का सा दिमाग में रख लीजिए कौन कौन से। फिर एक बात आती है कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पे फेमस हैं, नदियों के बारे में। देखिए कोई भी देश आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से गौर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनते हैं, नहरों पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्योंकि दरअसल आप एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेके चले, क्योंकि आप रट के एग्जाम पास नहीं कर सकते, जरूरी है कि आप चीजों को समझते हुए बारीकी से समझें, तभी आप एग्जाम निकाल सकते हो। तो उसके लिए बारीकी समझना बहुत जरूरी, क्योंकि आप हर चीज का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं नहरों के बारे में, कौन कौन सी नहरें यहाँ की फेमस नदियां हैं। तो सबसे फेमस नदी है जिसको बोलते हैं डॉन नदी, डॉन नदी, डॉन नदी। और ये गिरती कहाँ पे, डॉन नदी ये गिरती किसमें है, ये काला सागर है। काला सागर के अंदर ये जो काला सागर का मैप बनाएंगे, काला सागर का, तो इस तरीके से लगभग बनेगा। तो ये जो ये दिख रहा है क्रीमिया प्रायद्वीप है, मतलब ये वाला हिस्सा क्या है, क्रीमिया प्रायद्वीप है, और ये वाला अजोब सागर है, अजोब सागर, ये वाला बीच का हिस्सा, डॉन नदी इसी में गिरती है, अजोब सागर में। तो ये आप याद रखिएगा, जो डॉन नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह स्थित है जिसको बोलते हैं रोस्टोव बंदरगाह, रोस्टोव, ये बहुत ही फेमस बंदरगाह है, रोस्टोव रूस का है, ये इसको आप याद रखिएगा, रूस का फेमस बंदरगाह रोस्टोव है। फिर एक नदी आती है फेमस, वोल्गा नदी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये गिरती निकलती तो वल्दाई पहाड़ी से, लेकिन गिरती कहाँ पे, कैस्पियन सागर में है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी। फिर आती है बात इर्तिस नदी की, इर्तिस नदी। इर्तिस नदी दरअसल निकलती कहां से, ये निकलती, ये रूस से नहीं निकलती है, ये निकलती है चीन से। चीन में एक अल्ताई पहाड़ी है, आप जब हम पढ़ाएंगे चीन के बारे में तो हम अल्ताई पहाड़ी के बारे में बताएंगे, अल्ताई पहाड़ी, क्यून लून जुगेरियन बेसिन, इसके बारे में सब बताएंगे जब हम चीन पढ़ेंगे। लेकिन ये निकलती कहां से, अल्ताई पर्वत चीन में है, वहां से निकलती है। फिर उसके बाद में कजाकिस्तान में प्रवेश करती है, कजाकिस्तान में, फिर कजाकिस्तान से तीखा मोड़ लेते हुए फिर ये उत्तर की तरफ आते हुए रूस में प्रवेश करती है। रूस में जब, ये भी याद रखिएगा, इर्तिस नदी, फिर उसके बाद में एक आती है ओब्र नदी, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और एक ओब्र और इर्तिस नदी की संयुक्त धारा मिल जाती है, आगे चल करके ओब्र नदी कहलाती है। ये याद रखिएगा, ये ओब्र नदी यूरोप, मतलब रूस की सबसे ज्यादा आयतन वाली नदी है, रूस की। फिर आगे चल करके गिरती कहां, काला सागर में गिर जाती है, काला सागर में। फिर हम बात करेंगे येनिसी नदी की, और इर्तिस नदी के बारे में आप ये याद रखिएगा, ये नदी क्या है, एक दलदल का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वासो बुनिया दलदल बोलते हैं, वासो बुनिया।
वासोबुनिया दलदल। अब वासोबुनिया दलदल कैसे बनता है इसके बारे में देखते हैं। दरअसल जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे, रूस में ऊंचाई पर जाते जाएंगे, ठंडी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ से जहां से इनका उद्गम हो रहा है, जहां से मतलब ये नदी निकल रही है, यहाँ से ये पानी तो बिल्कुल को मिल रहा है, लेकिन ठंडियों के मौसम में इनके मुहाने जम जाते हैं। इनके मुहाने क्या होंगे, ये जम जाएंगे। जब मुहाना जम जाएगा, लेकिन इसके सोर्स से पानी जाता रहेगा। जब सोर्स से पानी जा रहा है, मुहाने जमे हुए, तो नदी का पानी इधर उधर फैलना शुरू करेगा। नदी का पानी इधर उधर फैलना शुरू करेगा। जब इधर उधर फैलेगा तो एक दलदल का निर्माण करेगा। तो दलदल का निर्माण जब करेगा तो उसको, उस फेमस दलदल का नाम क्या है, वासोबुनिया दलदल के नाम से हम जानते हैं। वासोबुनिया दलदल निर्माण ये वो नदियां इर्तिस नदी करती हैं। ये फेमस, बहुत ही फेमस दलदल का नाम है वासोबुनिया, दिमाग में रखिएगा वासोबुनिया। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे येनिसी नदी। येनिसी नदी मैंने जैसे बताया था, सयान पर्वतमाला के नीचे मंगोलिया शुरू होता है, तो सयान पर्वतमाला और उसकी दो शाखाएं हैं येनिसी नदी की। ये दोनों की संयुक्त धारा ही येनिसी कहलाती है। दो नदियां निकलती, एक निकलती बैकॉल झील से, दूसरी निकलती है सयान पर्वतमाला से। दोनों जब मिल जाती है तब ये येनिसी नदी कहलाती है, येनिसी नदी। येनिसी नदी के किनारे क्रन्सोयास्क और इगारका बंदरगाह स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, येनिसी नदी के किनारे ये आगे चल करके वहीं गिर जाती है ऊपर। फिर बाद में देखते हैं, एक नदी फेमस है लीना नदी। लीना नदी निकलती कहां से, बैकॉल झील से निकलती है लीना नदी, बैकॉल झील से। ये भी याद रखिएगा, बैकॉल सबसे गहरी झील है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। लीना नदी जो नहर निकलती कहां से, बैकॉल झील से निकलती है। फिर आगे चल करके जब जाती है, इसी के किनारे ग्याकुट शहर भी स्थित है। आगे चल कर लेप्टस सागर में गिर जाती है, लेप्टस। ये काफी फेमस सागर भी है। दरअसल एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा आर्कटिक सागर का सागर नहीं है, मतलब आर्कटिक महासागर में कौन सा सागर स्थित नहीं है। तो ये सब ऑप्शन में दिए रहते हैं, तो आपको आइडिया पता होना चाहिए मोटे मोटे तौर पे कौन कौन से सागर ऊपर है। तो सफेद सागर है, काला सागर, लेप्टस पूर्वी सागर, चुकी सागर, इतने आपको याद। आगे चल के ब्यूफोर्ट सागर जाएगा, वो उत्तर अमेरिका में बताएंगे। तो हम देख रहे थे लीना नदी निकलती कहां से, बैकॉल झील से निकलती है, इसी किनारे याकुट शहर स्थित है, गिरती कहां, लेप्टस सागर में गिर जाती है। फिर एक फेमस नदी आती है आमूर नदी। आमूर नदी बहुत ही फेमस नदी है। आमूर नदी एक ऐसी नदी है जो चीन और रूस की सीमा का निर्धारण करती है। आमूर नदी गिरती कहां, जापान सागर में। ये नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करती है या करती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जो आमूर दिया होगा तो आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, क्योंकि आमूर नहीं होगी, आपके दिमाग में आमूर सुन के आमू आ जाता है। तो आमू जैसे आपके दिमाग में आता तो गलत हो जाएगा, वो कजाकिस्तान में बहती है, लेकिन आमूर है, राह है लास्ट में, याद रखिएगा। गिरती कहां, जापान सागर में गिरती। इसी के पास में व्लादिवोस्टोक स्थित है। व्लादिवोस्टोक किसके लिए जाना जाता है, जलयान निर्माण के लिए, जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है। फिर इसी के पास में एक द्वीप है, सखालिन द्वीप है। सखालिन नाम सुना होगा, सखालिन बड़ा ही फेमस द्वीप है सखालिन। इसके नीचे ही तुरंत जापान शुरू हो जाता है। इसके नीचे क्या है, जापान है, जापान शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सी झीलें हैं। जैसे हमने नदी देख ली, पर्वत श्रेणियां देख ली, झीलें देख ली, कौन कौन सी है झीलों में फेमस है। एक है लेगोडा झील, बड़ी फेमस झील है लेगोडा झील। ओमेगा झील, लेगोडा और ओमेगा झीलें कहां स्थित है, रूस में स्थित है दोनों झीलें, लेगोडा और ओमेगा, रूस। फिर एक फेमस और एक झील है जिसको बोलते हैं बैकॉल झील। बैकॉल झील भी बहुत फेमस है, सबसे गहरी झील है बैकॉल झील, आप दिमाग में रखिएगा। सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकॉल झील है कहां पे, रूस में स्थित है। तो तीन फेमस झीलें हैं यहाँ की, एक लेगोडा, ओमेगा और बैकॉल झील। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से इसके फेमस प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप कौन कौन से फेमस हैं। तो एक प्रायद्वीप है जिसको बोलते हैं कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप में एक मरमास्क बंदरगाह स्थित है, मरमास्क। दरअसल यहाँ से, क्योंकि इस साइड में तुरंत नॉर्वे है, यहाँ पे क्या नॉर्वे है, इसी के साइड से गल्फ स्ट्रीम की हवा आती है, गल्फ नॉर्वेजियन की जलधारा बोलते हैं जिसको, आगे चलकर नॉर्वेजियन की जलधारा है। इसकी वजह से ये एक ऐसा मरमास्क बंदरगाह है जो आर्कटिक महासागर में रहते हुए भी 365 दिन खुला रहता है, मतलब यहाँ पे बर्फ नहीं जमती। क्यों, क्योंकि वो गल्फ स्ट्रीम का आगे एक्सटेंशन में, इसकी वजह से यहाँ पे इसका प्रभाव रहता है, इस वजह से ये हमेशा खुला रहता है। खुला बंदरगाह, मरमास्क बंदरगाह। एक और फेमस बंदरगाह में रोस्टोव बंदरगाह भी है। तो एक याद रखिएगा, कोला प्रायद्वीप क्या है, ये तांबा के लिए जाना जाता है कोला प्रायद्वीप, आगे में भी इसमें चर्चा करेंगे खनिज में। तो कोला प्रायद्वीप में मरमास्क बंदरगाह स्थित है, कोला प्रायद्वीप। फिर अब देखेंगे प्रायद्वीप में, तो यहाँ पे प्रायद्वीप है यमन प्रायद्वीप।
यमन प्रायद्वीप। यमन प्रायद्वीप भी किसमें स्थित है? रूस में स्थित है यमन। फिर एक फेमस प्रायद्वीप है कमचटका प्रायद्वीप, ये भी फेमस है कमचटका, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है कमचटका प्रायद्वीप कहाँ है तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि कहाँ है, रूस में ही स्थित है कमचटका प्रायद्वीप। सीमाओं की बात करेंगे तब नीचे की तरफ जैसे मैंने बताया जापान शुरू हो जाएगा, उस तरफ तुरंत उत्तर अमेरिका शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे मंगोलिया है, यहाँ पे चीन पड़ता है, फिर कजाकिस्तान पड़ेगा, कजाकिस्तान के बाद फिर यहाँ पे जॉर्जिया पड़ता है, जॉर्जिया के बाद में अगर जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे यूक्रेन पड़ता है, जिसका रूस और यूक्रेन के बीच में क्रीमिया प्रायद्वीप को लेकर के विवाद भी था। तो उसके ऊपर और हम देखेंगे तो यहाँ पे बाल्टिक स्टेट पढ़ेंगे, वो हम रूस में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे जब हम यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे। बाल्टिक के ऊपर फिर ये ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, ये पड़ता है फिनलैंड। फिनलैंड तो ये हम आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में जब रूस के बारे में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ के कौन कौन से खनिज क्षेत्र हैं। हम देखेंगे उसमें खनिज क्षेत्र में देखेंगे खनिज क्षेत्र और इसके कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक के बारे में। यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। इसके कहां से कहां तक जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक जाता है। कहां तक? व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो ये कहां कहां से होते हुए जाता है, कौन कौन से रेलवे स्टेशन इसे पड़ते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो मॉस्को पड़ता है, ओम्स्क पड़ता है, नोवोसिबिर्स्क है, क्रास्नोयार्स्क है, इरकुट्स्क है, इरकुट्स्क इंपॉर्टेंट शहर है। तो उलान उड़े है, याद रखिएगा उलान उड़े इंपॉर्टेंट है, उलान उड़े है, और एक चीटा है, चीटा। उसके बाद में व्लादिवोस्टोक पड़ता है। ठीक है, इतने हैं टोटल। तो ये तो हो गए ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात। अब देखते हैं कौन कौन से यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्र को पढ़ने के लिए इसको हम 5 भागों में पढ़ते हैं। एक है मध्य क्षेत्र, दूसरा वोल्गा क्षेत्र, यूराल क्षेत्र, कुजबास क्षेत्र और बैकाल क्षेत्र। इतने औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जिनके बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मध्य क्षेत्र देखते हैं। मध्य क्षेत्र में मॉस्को आता है। मध्य क्षेत्र में जो किसके लिए जाना जाता है? स्टील, केमिकल और मशीनरी के लिए जाना जाता है मॉस्को। इसकी राजधानी भी है रूस की। फिर दूसरा इवानोवा, इवानोवा टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, मतलब कपड़ा उद्योग के लिए, और इसको क्या बोलते हैं? रूस का मैनचेस्टर भी बोला जाता है इवानोवा को। फिर है टूला, टूला किसके लिए है? लौह इस्पात के लिए। ये सभी सब मध्य क्षेत्र में ही आएंगे, सब इसी क्षेत्र में। टूला लौह इस्पात के लिए। फिर आएगा वोल्गा क्षेत्र दूसरे नंबर पे। वोल्गा क्षेत्र मतलब वोल्गा नदी के आसपास का क्षेत्र। वोल्गा क्षेत्र में पर्म आता है। पर्म किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है। फिर आता है कजन, कजन किसके लिए? पेट्रोकेमिकल के लिए जाना जाता है। उसके बाद में समारा, समारा किसके लिए? तेल शोधन के लिए। उसके बाद में आएगा इज्नेवस्क, इज्नेवस्क रक्षा उद्योग, मतलब कि डिफेंस से संबंधित सामान जो बनेगा यही बनता है। फिर गोरकी, गोरकी किससे? इंजीनियरिंग के लिए, हवाई जहाज का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, गोरकी इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। फिर आएगा तीसरे नंबर पे यूराल क्षेत्र, यूराल क्षेत्र। यूराल क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एक आता है मैग्नीटोगोर्स्क, ये किसके लिए? इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर आता है चेलियाबिस्क, चेलियाबिस्क भारी उद्योग, मिलिट्री का सामान जो बनता है वो सब यहीं पे चेलियाबिस्क में ही बनता है, भारी उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर आएगा उफा, उफा आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, बहुत फेमस नाम है उफा। उफा किसके लिए? तेल शोधन के लिए जाना जाता है उफा। उसके बाद में कुजबास क्षेत्र, कुजबास क्षेत्र ये उसके बारे में लोग देखते हैं। कुजबास क्षेत्र के में कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं? ओम्स्क के, किसके लिए? एरोस्पेस के लिए, एरोस्पेस के। फिर टोम्स्क, टोम्स्क किसके लिए? रक्षा उद्योग के लिए, टोम्स्क किसके लिए? रक्षा उद्योग के लिए। फिर अगला आएगा बैकाल क्षेत्र। बैकाल क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। बैकाल क्षेत्र में 2 आते हैं, एक आता है इरकुट्स्क। इरकुट्स्क किसके लिए? एचईपी प्लांट, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट यहाँ पे इरकुट्स्क में है, इरकुट्स्क में आता है किसमें? बैकाल क्षेत्र में। फिर आएगा व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक किसके लिए जाना जाता है? जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है, व्लादिवोस्टोक फेमस है। उसके बाद में कुछ खनिज फेमस फेमस है, उनके बारे में देख लेते हैं। रूस में कौन कौन से फेमस फेमस खनिज है उनको हम देखते हैं। तो खनिज में पहले कोयला है, कोयला के लिए चेलियाबिस्क क्षेत्र में कुजबास बेसिन है, कुजबास बेसिन और पिछोरा बेसिन है, 2 बहुत ही फेमस है। कुजबास को डोनाट्स बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोयला के लिए बहुत ही फेमस क्षेत्र है, इनको आप याद रखिएगा। निकिल के लिए नोरिस्क है, निकिल के लिए जाना जाता है। फिर पेट्रोलियम के लिए सेमेटियर है, पेट्रोलियम के लिए सेमेटियर है, फेमस है सेमेटियर। फिर प्राकृतिक गैस के लिए उर्नेगवे है, उर्नेगवे, उरुग्वे मत याद कीजिएगा, उर्नेगवे है। ये 70% नेचुरल गैस का प्रोडक्शन यहीं से होता है, उर्नेगवे से। तो आज हम लोगों ने पढ़ा रूस के बारे में। रूस के बहुत ही दिलचस्प रहा रूस पढ़ना, इसके बारे में नेक्स्ट
देश देखेंगे जो होगा चीन के बारे में। थैंक यू।